17 सितंबर लेबनान दोपहर 3:30 बजे लगभग 3,000 से ज्यादा पेजर्स पर एक साथ एक मैसेज आता है। लोग मैसेज चेक करने के लिए अपने पेजर्स अपने हाथ में लेते हैं और उसी के साथ धमाका, एक नहीं हजारों ऐसे छोटे छोटे धमाके लेबनान को दहला कर रख देते हैं। सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में चीखों की आवाज गूंजती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इन धमाकों में 8 साल की एक बच्ची समेत 12 लोगों की जानें जाती हैं। तकरीबन 2,700 से ज्यादा लोग इन धमाकों में घायल होते हैं। कई लोग हैं या तो हाथ, या तो पैर, या तो प्राइवेट पार्ट्स, या तो बहुतों का तो चेहरे का एक हिस्सा ही गायब। इस अनप्रेसिडेंटेड और सोफिस्टिकेटेड लार्ज स्केल अटैक से लेबनान जूझ ही रहा था जब 24 घंटे के अंदर अंदर फिर धमाके होते हैं। लगभग 500 से ज्यादा रेडियो डिवाइसेस जैसे वॉकी टॉकीज, फिंगरप्रिंट रीडिंग डिवाइसेस, यहां तक कि कुछ सोलर पैनल्स के साथ साथ धमाके होने लगते हैं। ये सेकेंड वेव ऑफ एक्सप्लोजंस इतनी पावरफुल थी कि कई स्कूटर्स, 4 व्हीलर्स और दुकानों में, घरों में जहां ये सारी चीजें थी उनमें भी आग लग जाती है। दूसरे दिन के धमाकों में 25 लोगों की जानें जाती हैं, 450 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। ज्यादातर पेजर्स और वॉकी टॉकीज जिनमें धमाके हुए वो हिजबुल्लाह फाइटर्स को बिलोंग करते थे। एक 5,000 पेजर्स का बैच इसी साल लेबनान में मंगवाया गया था। हिजबुल्लाह ने ये पेजर्स का इस्तेमाल इजरायली सर्वेलेंस से बचने के लिए किया था, जो पेगासस जैसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर से अपने दुश्मनों के मोबाइल फोन्स को ट्रैक कर पा रही थी। बाय द वे, इसी ट्रैकिंग के चलते पिछले साल हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया इजरायल ने। ऑफिशियली इजरायल ने इस पेजर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ना ही उन्होंने अपने एलिजेड रोल से डिनाई किया है। हिजबुल्लाह इस अटैक का बदला लेने की बात कर ही रही थी, लेकिन उसी समय इजरायल ने फिर से धावा बोला। इस बार पेजर, वॉकी टॉकी पर अटैक नहीं, एक्सप्लोजन नहीं, सीधा एरियल स्ट्राइक, जिसमें बेरूट में हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांडर इब्राहिम अकील को इजरायल ने मार गिराया। अकील हिजबुल्लाह के एलीट रेडवान फोर्स को लीड कर रहे थे, जो कि हिजबुल्लाह के ग्राउंड ऑपरेशंस का एक अहम हिस्सा माना जाता है। साथ ही साथ अकील खुद भी 1983 बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी इन बेरूट में इन्वॉल्व थे। उन पर $7 मिलियन का इनाम भी था। हिजबुल्लाह ने माना है कि ये जो अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर ये एक मैसिव सेटबैक है, लेकिन ग्रुप ने कहा है कि वो बदला लेगा। याद रखिए, हिजबुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई है वो दशकों पुरानी है और आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात की चिंता है कि गाजा वॉर के साथ साथ क्या अब ये एक फुल ब्लोन रीजनल वॉर, ये जो पेजर बॉम्बिंग है, क्या ये अब एक फुल ब्लोन रीजनल वॉर भी बन जाएगा। देखिए, कुवैत युद्ध में दुनिया ने एक नया टेक्निकल टर्म सीखा, प्रिसिशन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स। यानी हजारों किलोमीटर दूर से घर का आप एक खिड़की भी टारगेट कर सकते हो और एक मिसाइल दाग सकते हो। उसके बाद आए और भी टर्मिनोलॉजीज, प्रीडेटर ड्रोन्स हमने सीखा क्या है, साइबर वॉरफेयर क्या है, ये हमने समझा। लेकिन इजराइल ने इस हफ्ते ये जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया में एक नया मानो चैप्टर लिख दिया हो। इस अटैक के साथ साथ इजराइल ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सही टेक्नोलॉजी और प्लानिंग के साथ साथ आप कितने भी लो लेवल डिवाइसेस जिनका इंटरनेट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसे भी एक मिनिएचर बॉम्ब में तब्दील कर सकते हो। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि यह पूरा माजरा क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। कौन है ये हिजबुल्लाह ग्रुप जिसके लिए इजराइल को इस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन अटैक को प्लान करना पड़ा? क्या झगड़ा है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में? और आखिर मिडिल ईस्ट में इस वक्त चल क्या रहा है? क्यों एक डेंजरस सिचुएशन बन गया है? एक और वॉर का मंजर हमें दिख रहा है। पेजर्स तो टेप रिकॉर्डर की तरह खत्म हो चुके थे, तो आज के सदी में कौन ये दादा आजम की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और क्यों? और अगर पेजर्स, वॉकी टॉकीज और सोलर पैनल्स को रिमोट कंट्रोल से आप एक्सप्लोड कर सकते हो, तो क्या आपके और हमारे मोबाइल फोन्स भी किसी हद तक सेफ हो सकते हैं? क्या अभी भी कोई भी सरकार यह डिनाई कर सकती है कि पेगासस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई सरकार दुश्मन को नहीं, अपने सिटीजन्स को ट्रैक करने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? पेजर ब्लास्ट की कहानी समझने के लिए हिजबुल्लाह की थोड़ी सी तो हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे हेवीली आर्म्ड नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्सेस में से एक है, जिसे ईरान से भारी भरकम फंडिंग मिलती है, हथियार मिलते हैं। लेबनान में बेस्ड ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल शिया मुस्लिम ग्रुप है और आज वहां के आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है हिजबुल्लाह को। ईरान ने अर्ली 1980s में इस ग्रुप को प्रॉप अप किया था, जिसका मैंडेट था इजराइल के और सदर्न लेबनान और पैलेस्टाइन के कब्जे का ये विरोध करे।
आज हिजबुल्ला इजरायली ऑक्यूपेशन को तो रेजिस्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ लेबनान की पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इस एक मेजर प्लेयर माना जाता है। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्ला के पास 20,000 से 50,000 एक्टिव फाइटर्स है। साथ ही साथ ग्रुप के पास लगभग 2 लाख रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स है, जिसमें छोटे मोटे अनगाइडेड रॉकेट से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल्स तक भी इनके पास है। तो यह कोई छोटा मोटा टेरर ग्रुप नहीं है। हिजबुल्ला को कई देश एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इन देशों की लिस्ट में यूएसए है, यूरोप है, इजराइल है, यहां तक कि गल्फ और अरब नेशंस भी इन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। यहां नोट करने की बात है कि भारत ने आज तक हिजबुल्ला को एक ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट नहीं किया है। हिजबुल्ला की पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफ्लुएंस बढ़ने में और बढ़ाने में एक की रोल प्ले किया है उनके लीडर शेख हसन नसरल्ला। नसरल्ला 1992 से हिजबुल्ला को लीड करते आए हैं और इनका ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खमीनी के साथ बड़े गहरी दोस्ती मानी जाती है। नसरल्ला को सालों से किसी ने कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके ऊपर तो बहुत थ्रेट है, इजराइल इनको जैसे ही मिलेंगे इनको उड़ा देंगे। आजकल ये अपने मैसेजेस टेलीवाइज्ड एड्रेस के फॉर्म पर पूरी दुनिया को देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास वॉर स्टार्ट होने के साथ ही साथ हिजबुल्ला ने भी नॉर्दर्न इजराइल पर लगभग हर रोज रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इजराइल को मजबूरन अपने नॉर्दर्न बॉर्डर से लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, जो आज तक भी अपने घर वापस नहीं जा पाए। नसरल्ला का कहना था कि जब तक इजराइल सेना गाजा के सिविलियंस पर अटैक करता रहेगा, तब तक वो भी इजराइल पर बम बरसाता रहेगा। अब हिजबुल्ला अटैक्स में अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक 30 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स, 20 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो चुकी है। इजराइल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई है उस फ्रंट पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्ला पर काफी तौर पर एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी फायर किया है, जिसमें 450 से ज्यादा हिजबुल्ला मेंबर्स की जानें अभी तक जा चुकी है। कई हाई लेवल कमांडर्स इसमें शामिल है। 100 से ज्यादा लेबनीज सिविलियंस भी इन अटैक्स में मारे गए हैं। जैसा कि होता है, सिविलियंस ऐसे वॉर्स में पिसते हैं। इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द उनके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर शांति बहाल हो जाए, ताकि बॉर्डर एरियाज पर लोग अपने घर वापस लौट सके। इजराइल का दावा है कि टारगेटेड स्ट्राइक्स और ऑपरेशंस में लगभग सदर्न लेबनान के ज्यादातर हिजबुल्ला कमांडर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इनमें से सीनियर मोस्ट जो है फाउद शुक्र को इजराइल ने लेबनीज कैपिटल बेरूट में घुस के मार गिराया। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला मानते हैं कि इजराइल उनके कमांडर्स को इतना प्रिसाइसली लोकेट और टारगेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके फोन्स उनका लोकेशन इजराइल को बता देते हैं। इसीलिए बचने के लिए, इस सर्वेलेंस से बचने के लिए नसरल्ला ने हिजबुल्ला कमांडर्स और फाइटर्स को मोबाइल फोन्स के जगह पेजर्स और वॉकी टॉकीज इस्तेमाल करने का एक डायरेक्शन दिया और उसी पर इजराइल ने अपना अगला स्टेप खेला। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स के इजाद से पहले 1990s में पेजर्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। पेजर्स भी वायरलेस सिग्नल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी को अलर्ट करने के लिए या किसी शॉर्ट मैसेज को डिलीवर करने के लिए। हालांकि सेलफोन्स और स्मार्टफोन्स ने पेजर्स का मार्केट सालों पहले पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, लेकिन आज भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, एरियाज हैं जहां ये डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली हॉस्पिटल्स, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, ऐसी जगह जहां फास्ट एंड क्विक कम्युनिकेशन की जरूरत है, इवन विदाउट अ सेल्यूलर नेटवर्क। पेजर्स ऐसे कामों में काफी रिलायबल आते हैं जहां सोच लीजिए कोई आपदा आ गई हो, जहां मोबाइल नेटवर्क कोलैप्स कर गया हो, लेकिन पेजर्स तब भी काम कर पाते हैं। पेजर्स की इन्हीं फायदों को देखकर हिजबुल्ला फाइटर्स ने मोबाइल फोन्स की जगह इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें लगा कि पेजर्स से उनके लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा और उनके प्लान्स इजराइल को नहीं मालूम हो पाएंगे। लेकिन इजराइल की मोसाद एजेंसी, इजराइल की अदर सीक्रेटिव एजेंसीज ने इस मामले को देखा और कई कदम आगे प्लानिंग करनी शुरू कर दी। जब नसरल्ला ने हिजबुल्ला में पेजर्स का यूज बढ़ाने का फैसला किया था, तभी इजराइल ने अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर दिया और शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी पहले यह प्रीएम्प्ट कर लिया था। इस प्लान का सबसे पहला स्टेप था नकली पेजर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एस्टैब्लिश करना। रिपोर्ट्स की माने तो हंगरी बेस्ड बीएसी कंसल्टिंग, जिससे हिजबुल्ला ने पेजर्स बनाने का ऑर्डर दिया, उसे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स खुद ही रन कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे एज अ फ्रंट। सस्पिशन से बचने के लिए इस कंपनी ने पहले कुछ नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए रेगुलर पेजर्स भी बनाए। यह सब कुछ इतनी ज्यादा सीक्रेसी के साथ किया गया था कि कंपनी में शामिल लोग भी यह नहीं जानते थे कि वो इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली इस कंपनी को साल 2022 में हिजबुल्ला से अपना पहला ऑर्डर आना शुरू किया।
हालांकि ये ऑर्डर्स डायरेक्ट नहीं आए। हेजबुल्ला ने ये पेजर्स ऑर्डर तो किए थे ताइवान के गोल्ड अपोलो कंपनी को, लेकिन गोल्ड अपोलो कंपनी का एक स्टेटमेंट आया है और उनके अनुसार इस कंपनी ने ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन और ब्रांडिंग आउटसोर्स करके रखा है हंगरी के BAC कंसल्टिंग को, यानी वही इजरायली फ्रंट कंपनी को। यह टाइम था इजरायली ऑफिसर्स को अब एक्शन में आने का। हेजबुल्ला का ऑर्डर मिलते ही इन ऑफिसर्स ने प्रोडक्शन यूनिट में बन रहे पेजर्स की बैटरीज में PETN नामक एक एक्सप्लोजिव और एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल डेटोनेटर छिपा दिया। इस छोटे से केमिकल मैनिपुलेशन इन द बैटरी में एक रूडिमेंट्री ऑर्डिनरी पेजर हजारों छोटे छोटे लाइव बॉम्ब में तब्दील हो गए। अब इजराइल सही मौके के तलाश में था जब हेजबुल्ला ऑपरेटर्स को इंजर करने के लिए, उन्हें इमोबिलाइज करने के लिए, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन पेजर्स को बटन्स बोलते थे जो सही टाइम पर प्रेस किए जा सकते थे। ABC न्यूज की माने तो इस सोफिस्टिकेटेड और लार्ज स्केल अटैक की प्लानिंग इजराइल पिछले 2-3 साल से नहीं 15 सालों से करते आया है। सोचिए इतनी प्लानिंग गई है इस अटैक के पीछे। 15 सालों की लंबी प्लानिंग और मेटिकुलस प्रिपरेशन के बाद टाइम आया था इस बटन को दबाने का। इजराइल के लिए यह सही टाइम आया इस हफ्ते। हालांकि टाइम को लेकर काफी डिबेट चल रहा है, चर्चा चल रहा है, क्योंकि एक थियरी यह है कि यह बटन एक ऑल आउट वॉर में दबाने का था, इसको बचाया गया था एक पूरे ऑल आउट वॉर सिचुएशन में। लेकिन शायद इजराइल को डर था इस बात का कि हेजबुल्ला को इस प्लान के बारे में, ये पेजर बॉम्ब के बारे में अब मालूम चल रहा था, उसके बाद जब कुछ पेजर्स को सर्विसिंग के लिए दिया गया था और आनंद फानंद में उन्होंने डिसाइड किया कि इन पेजर्स को एक्सप्लोड करना ही सही रहेगा। पेजर्स के साथ साथ हेजबुल्ला ऑपरेटिव्स रेडियो ऑपरेटेड वॉकी टॉकीज का भी सहारा ले रहे थे इजराइल की स्नूपिंग से बचने के लिए, लेकिन वहां भी अटैक हो गया। 18 सितंबर को वॉकी टॉकीज फटे और उनमें जो वॉकी टॉकीज फटे उनमें ब्रांडिंग थी जापान की आईकॉम ग्रुप की। अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। सितंबर 19 माने एक्सप्लोजन्स के एक दिन बाद जब वो ये वॉकी टॉकीज फटे, आईकॉम कंपनी ने अपने आप को इस पूरे मामले से डिस्टेंस करते हुए कहा कि उन्होंने ये जो वॉकी टॉकीज जैसे फटे वैसे वॉकी टॉकीज बनाना, उनका प्रोडक्शन 10 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। यही नहीं, कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि 2020 में ही उन्होंने लगातार कंपनी के नाम पर बिक रहे नकली प्रोडक्ट्स, नकली वॉकी टॉकी से सावधान रहने की हिदायत भी दी थी। लेकिन आज भी कुछ वेबसाइट्स हैं, चाइनीज ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो ये मॉडल्स इसी तरीके के बनाकर अवेलेबल करते हैं और आईकॉम कंपनी के मुताबिक ये नकली हैं लेकिन दिखते काफी असली है। यह बात भी सामने आ रही है कि जिन मॉडल्स में ब्लास्ट हुआ उनमें मेड इन जापान नहीं बल्कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स थे। अब ऐसे में मुमकिन है कि इजरायली ऑफिसर्स ने किसी चाइनीज प्रोडक्शन यूनिट को इन्फ्लुएंस किया या हेजबुल्ला की तरफ आती हुई सप्लाई लाइन को इन्फिल्ट्रेट किया और डिवाइसेस में PETN जैसी एक्सप्लोजिव्स और एक छोटा सा डेटोनेटर डाल दिया। यहां पर प्रोडक्शन की जगह सप्लाई लाइन को ब्रीच करने की बात आ रही है, प्रोडक्ट्स में छेड़छाड़ करने की बात आ रही है। लेकिन सोचिए, एक पॉजिटिव सिल्वर लाइन इसमें यही हो सकता है कि अब पहले जो सोचा जा रहा था कि ऐसी कोई डेडली टेक्नोलॉजी अभी तक इजाद नहीं हुई कि जो किसी भी मोबाइल फोन को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करके उसको बम में तब्दील कर ले। इजराइल ने यहां बहुत बड़ा लंबा प्लानिंग उसकी रचना हुई है, एक्सप्लोजिव्स ऐसे डिवाइसेस में फिट किए गए थे। लेबनान और हिजबुल्लाह का कहना है कि उनके माइंड में कोई डाउट नहीं है कि यह काम इजराइल की सीक्रेटिव मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने किया है। कैसे किया, कितने दिन लगे, पूरे डिटेल्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन फैक्ट तो यही है, एक मैसिव अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह फाइटर्स के साथ साथ सिविलियंस, हॉस्पिटल स्टाफ, 2 बच्चे भी मारे गए हैं। लेकिन इस अटैक ने एक नया डिबेट छेड़ दिया है। आप टेररिस्ट को टारगेट करना चाहते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, करिए, लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, उसका एक इंपैक्ट भी अब सामने आ रहा है। जब आप देश की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर सकते हो, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, एक्सप्लोड कर सकते हो, तो यहां सिर्फ वॉरफेयर नहीं, यहां प्राइवेसी, यहां सेफ्टी का भी एक सीरियस मुद्दा बन जाता है। जब आप वॉकी टॉकीज और पेजर्स जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो सिटीजंस के बीच में है उनको टारगेट करते हो तो सिविलियन कोलैटरल डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। हुआ भी ऐसे। सदर्न लेबनान के एक गांव में एक 9 साल की लड़की फातिमा अपने पापा का पेजर उठाती है और उसके बाद पेजर एक्सप्लोड कर जाता है, उसकी जान चली जाती है। बेरूट में एक फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान हजारों लोग इकट्ठा होते हैं जहां एक और धमाका होता है जिससे कुछ और सिविलियंस की जानें जाती हैं। वहीं पेजर्स नर्सेज और बाकी हेल्थ केयर स्टाफ के हाथों में भी एक्सप्लोड करती हैं।
तो क्या एक पूरे पॉपुलेशन को इस तरीके से अटैक से टेरराइज आप कर सकते हो? इस अटैक ने एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट किया है, याद रखिए, क्योंकि आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के डिवाइसेस टारगेट किए हैं। गुड, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन कल कोई और देश अपने एनिमीज के स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप को भी टारगेट करेगा। यह चेन रिएक्शन दुनिया भर के सिविलियंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट कल बन जाएगा। याद रखिए, परसों टेररिस्ट के पास भी ये एबिलिटी आ जाएगी कि आपके और हमारे फोन्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप को भी टारगेट कर ले। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन करने की कोशिश करती है, उन पर रोक लगाती है। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन हर किस्म की हथियार हम इस्तेमाल नहीं करने देते। इसके लिए इंटरनेशनल लॉज होते हैं, और इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ के हिसाब से किसी भी तरीके का बूबी ट्रैप वेपन जिसे सिविलियंस इस्तेमाल करते हैं, जिसे नॉर्मल दिनचर्या में इस्तेमाल किया जाता है, उसे आप वेपन नहीं बना सकते हो, जैसे कि पेजर्स हो, जैसे कि वॉकी टॉकीज हो। इजराइल और लेबनान दोनों ऐसे लॉज को मानते हैं, दे आर सिग्नेटरीज, एटलीस्ट पेपर पर तो मानते हैं। तो एक्सपर्ट्स इस बात पर साफ है कि टेररिस्ट ही सही, लेकिन हिजबुल्लाह को इस तरीके से हंट करते करते इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। अब पेजर्स और वॉकी टॉकीज को टारगेट तो बना लिया, लेकिन कल स्मार्टफोन्स और बाकी डिवाइसेस पर भी इस तरीके से अटैक हो सकते हैं। आज के टाइम पर हर एक फोन इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और अगर कोई एडवांस साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसे हैक करे तो थियोरेटिकली उसे एक बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। जैसे इजराइल ने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी इस्तेमाल करके एक्सप्लोजन्स कंडक्ट कर लिए, ऐसे ही साइबर अटैक से किसी के पर्सनल डिवाइस को भी हैक किया जा सकता है, किया गया है। अब भूलिए मत, पेगासस इजराइल की ही देन है, जिसे हमारी सरकार जैसे डिनाई करती है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि फोन को हैक करना आज की डेट में बहुत आसान बन गया है। तो ऑन पेपर इजराइल ने हिजबुल्लाह को भेजे गए डिवाइसेस को मैनिपुलेट करके बॉम्ब्स में तब्दील कर लिया। क्या गारंटी है कि कल चाइना ऐसा ही काम ना करे, हमारे देश में आने वाले फोन्स के बैच को वो करप्ट कर दे, या तो सॉफ्टवेयर, या तो हार्डवेयर, या तो उनमें ही कोई केमिकल डाल दे, और हमारी पूरी पॉपुलेशन पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाए, सिक्योरिटी थ्रेट आ जाए। और सोचो, इसी हालत में चाइना से हम 100 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करा रहे हैं, कपड़े से लेकर हाईटेक इक्विपमेंट तक। इस अटैक के बाद लेबनान के आम जनता तो दहशत में है, और वहां की सरकार और हिजबुल्लाह ने इजराइल के अगेंस्ट स्टेट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह एक टेलीविजन एड्रेस में इजराइल को करारा जवाब देने की धमकी भी दे चुके हैं। वहीं इजराइल ने भी बिना टाइम वेस्ट किए साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक्स भी कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजरायली टेरिटरीज पर जमकर रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर भी शुरू कर दिया है। यह साफ साफ एस्केलेशन है और बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन जिस लेवल पर पेजर एक्सप्लोजन अटैक देखा गया है, उसके बाद कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। इतना बड़ा, इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक ऑलमोस्ट हमेशा एक ऑल आउट वॉर का कर्टेन रेजर कॉल हो सकता है। इजराइल ने ऑलरेडी अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर का भी यही कहना है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ के तरफ शिफ्ट कर रही है, यानी गाजा से शिफ्ट करके हिजबुल्लाह के तरफ जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी शॉर्ट वीडियो में एड्रेस में नॉर्दर्न रीजन में शांति बहाली करने की बात तो करी है, लेकिन अब नसरल्लाह ने भी आगाज कर दिया है कि इतने बड़े अटैक के बाद हिजबुल्लाह शांत तो बैठ नहीं सकती है, तब तक एटलीस्ट जब तक इजराइल अपने ट्रूप्स गाजा से बाहर नहीं कर लेता है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में एक और जंग लगभग छिड़ने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए, रशिया, फ्रांस जैसे देश दोनों साइड्स को डीएस्केलेट करने की नसीहत दे रहे हैं, पर नेतन्याहू अभी किसी की बात सुनने के मूड में तो नहीं लग रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पेंटागन के ऑफिशियल्स ये मान रहे हैं कि इजराइल बहुत जल्द लेबनान पर ग्राउंड इन्वेजन तक कर सकता है। कई रीजनल लीडर्स ये ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच में खुली जंग हो जाती है तो बात लेबनान और इजराइल के बीच में नहीं रहेगी, बल्कि वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी। इजराइल अभी पहले से ही गाजा में हमास को खत्म करने पर लगा हुआ है। अब खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 40,000 जानें जरूर जा चुकी हैं। अब इस जंग में अगर एक और फ्रंट खुल जाता है तो पीस डील तो दूर की बात है, एक वाइडर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। क्या दुनिया यह कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर सकती है? दुनिया भर की इकोनॉमीज क्या एक और वॉर का फॉल आउट बर्दाश्त कर पाएंगी? तो यह बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पीस की अब बात बन रही है।
आपको क्या लगता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या मैटर अब सुलझ सकता है, या हम एक और वाइडर वॉर देख रहे हैं? कौन सही है, कौन गलत है? रेड लाइन क्या होता है आपके अकॉर्डिंग एक जंग में? क्या पेजर्स, मोबाइल फोन को भी हम एक वेपन ऑफ वॉर बना सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है।